स्टार्ट हो गया था। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, एज वेल एज इसे मैकेनिक्स का भी एक चैप्टर हम कह सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जैसे ये हमारी पेन है, इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इसका पूरा वेट बैलेंस हो सकता है, जस्ट लाइक दिस। तो ऐसे ही जहाँ पे किसी भी चीज़ का सारा वेट हम मान के सकें कि वहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान के चलिए कोई बॉडी है, कोई ये पार्टिकल है, इसका वेट ऐसे काम कर रहा है, कोई पार्टिकल ये है, इसका वेट ऐसे चल रहा है, कोई पार्टिकल ऐसा ऐसा है। इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स का जो वेट है W इज इक्वल टू m इंटू जी, वो इस प्रकार से डाउन अर्थ की तरफ जा रहा है। इन्हें हम एक तरह से पैरेलल फोर्सेस भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अर्थ की ही तरफ जा रहे हैं। तो इनको अगर हम एक ऐसा पॉइंट माने जहाँ पे सारे वेट को कंसंट्रेट किया जा सके, तो उसी को बोलते हैं जी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, जहाँ पे किसी भी बॉडी के संपूर्ण वेट को हम एक जगह कंसंट्रेट मान सकते हैं। जैसे कि एक होता है सेंटर ऑफ मास, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे उसमें हम मानते हैं कि पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो इसी प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट होता है जो कि किसी एक पॉइंट पे हम उसे मान सकते हैं कि वहाँ पे लग रहा है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सारे पार्टिकल थे, कोई पार्टिकल P1 है, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, सबको हमने माना कि ये सारा वेट यहाँ पे है। तो इस प्रकार से देखिए, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई भी चीज़ पूरी तरह से बैलेंस होती है। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये आपका कोई यूनिफॉर्मली रॉड है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जाहिर सी बात है कि इसके मिड पॉइंट पे होगा 25 सेंटीमीटर पे। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इसके वेट को किसी एक तरफ बढ़ा दें, मान के चलिए इसका वेट हमने इधर की तरफ बढ़ा दिया, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल उसको बैलेंस बना के रखना है, वहीं पे सारा वेट हम कंसंट्रेट मानते हैं। तो अगर वेट इधर ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कह सकते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू एक्ट। जहां पे हम मान सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है, वही कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे कि इसे हम जी से या सी जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, जब हम एरिया के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा पॉइंट देखते हैं तो उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट के रिस्पेक्ट में होता है, और जब हम एरिया के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा कॉमन पॉइंट देखते हैं जहाँ पे सारा एक जगह हो, तो उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। इस प्रकार से सेंट्रोइड क्या है, पॉइंट ऑफ अ सरफेस एरिया where whole area is assumed to be concentrated is known as centroid। इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे कि what is the difference between centroid and center of gravity, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि center of gravity वेट को कंसंट्रेट करता है या वेट को निर्धारित करता है, जबकि सेंट्रोइड जो है उसके मास को, किसी के बॉडी के मास को ध्यान से देखता है, एरिया को, सॉरी, ठीक है। अगला देखिए, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटीज देखते हैं। जैसे आपका ये सिलेंडर है जो h हाइट का है, इसकी जो रेडियस है, बेस रेडियस वो r है। तो ऐसे केस में जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर h, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये अगर एक लाइन ऐसे हम खींचे तो सेंटर ऑफ द एक्सिस पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
जो कि बेस से h/2 हाइट पे होगा। अगर इसकी हाइट h है, ये आपका सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2 पे होगा। ये आपका स्फीयर है, अगर ये r रेडियस का स्फीयर है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके सेंटर पे कार्य करेगा। अगर इसके डायमीटर्स आप कई तरह के देखें, कई डायमीटर्स करें, तो जहाँ पे डायमीटर्स कट करता है एट द सेंटर ऑफ द डायमीटर, मान के चलिए एक डायमीटर आपने ऐसे किया, एक ऐसे ड्रा किया, तो ये जो इसका सेंटर होगा वहीं पे डायमीटर्स कट करते हैं और वहीं पे स्फीयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। हेमिस्फीयर आपको पता है कि हाफ होगा, उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेस से r रेडियस का हेमिस्फीयर है, 3r/8 डिस्टेंस पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ये आपका हेमिस्फीयर है। कैसे हम निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मान के चलिए कोई बार है, आपका रॉड है, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अगर आप इसे इस तरह से वर्टिकली आप लटका दें तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है तो ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप इसको यहाँ की तरफ लाएंगे, जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ये इस तरह से मुड़ता हुआ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जिस समय ये बार आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पे कहीं होगा, या आप कह सकते हैं इसके मिड पे होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली है। तो यूनिफॉर्मली कंडीशन में इस प्रकार से बीच में कहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो डिटरमिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कुछ ऐसा करते हैं। आगे देखिएगा, कोई इरेगुलर शेप है तो इसके लिए क्या करिए कि आप इसको कहीं पे लटका दीजिए किसी पॉइंट पे। मान के चलिए ए बी पे हमने लटकाया, तो इस प्रकार से एक लाइन हमें मिली। फिर इसको टर्न करके कोई हमने दूसरा पॉइंट लिया, ये आपका सी है, ये आपका टी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करती हैं वहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब आप चाहे जितने भी पॉइंट पे इसको लटकाएंगे, आपको यही पॉइंट पे वो सब कट करते हुए ऐसे मिलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इस प्रकार से मिलता है। यही होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी इरेगुलर शेप के लिए, ठीक है। फिर से देखिए, आप इसको कहीं पे जो है लटकाइए, एक आपको सीधी लाइन मिलेगी, फिर आप उसको पोजीशंस को चेंज करते जाइए, ओरिएंटेशन को चेंज करते जाइए, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही आराम से मिल जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी डिपेंड करती है कि किस प्रकार से ये रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मान के चलिए रेगुलर शेप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना काफ़ी आसान होता है। कोई ट्रायंगल है आपका h हाइट का, जिसका बेस है b, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा b/3 और h/3। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ट्रायंगल का होगा, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हमने ट्रायंगल देखा। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के केस में अगर h हाइट का रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ b है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो h/2 एंड b/2, ये आपका y कोऑर्डिनेट्स होगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट्स होगा। तो ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे b/2 एंड h/2, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमिनेशन ऑफ सेंटर बाय मोमेंट मेथड। कैसे हम किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते हैं, इसके लिए देखिएगा, जैसे मान के चलिए कोई ये स्ट्रक्चर है जिसका कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। एक होता है मोमेंट मेथड। मोमेंट मेथड से निकालने का तरीका क्या है कि इसको आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे ऐसे रख दें, इसका लोअर एज एक्स कोऑर्डिनेट्स पे रखें, लेफ्ट जो एंड है वो वाई कोऑर्डिनेट पे रखें। इससे आपको फायदा ये होगा
कि आपको जो सेंट्रॉइड मिलेगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये भी आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो आप इस प्रकार से रखें, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए ये तो रेगुलर शेप है, मान के चलिए कि आपका ये शेप इरेगुलर है, इस तरह से है, तो इसका आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तो इसके पार्ट्स कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप जो है इसको कुछ पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आपका ये ट्रायंगल हो गया एरिया 1, ये रेक्टेंगल हो गया एरिया 2, ये आपका सेमी सर्कल हो गया एरिया 3। तो इस प्रकार से एरियाज आपके पहले तो निकल जाएंगे और फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना इनका काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। पहले आप एरियाज निकालिए, फिर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे देखिए नेक्स्ट, ये कोई स्ट्रक्चर था जिसको हमने एक्स वाई प्लेन पे रख दिया, तो ये जो हमारा तरीका है निकालने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मोमेंट मेथड, इसे हम मूवमेंट मेथड कहते हैं। कोई भी जो स्ट्रक्चर है या बॉडी है आप उसे इस प्रकार से उसका लोअर एज एक्स एक्सिस पे और जो लेफ्ट एंड है वाई एक्सिस के आसपास रखें। तो देखिए एक हमने ये ट्रायंगल शेप निकाला जो A1 है, सेकंड पार्ट आपका रेक्टेंगल शेप है जो A2 है, थर्ड है जो सेमी सर्कल टाइप का है A3 है। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ये टोटल एरियाज इनटू एक्स कर देंगे। तो देखिए A1 एक्स AI XI मतलब जिसमें AI है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, इस केस के लिए हम इस बॉडी को 3 एरियाज में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पे समेशन ऑफ AI XI है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके निकलेंगे A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। इसे बोलते हैं बाय मूवमेंट मेथड। मूवमेंट हम मेथड से एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला, या इसी को हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू समेशन ऑफ AI XI अपॉन ये जो टोटल है ना इसको आप कैपिटल A भी मान सकते हैं। ये तो यहाँ से आपके x कोऑर्डिनेट्स आपके निकाल आते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट्स आप कुछ इस प्रकार से निकालें। जब यही आपके y कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट्स आपका निकलेगा A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 प्लस A3 को मान लीजिए टोटल एरिया हो गया कैपिटल A। तो जो y कोऑर्डिनेट निकलेगा उसे आप ऐसे कह सकते हैं समेशन ऑफ AI YI अपॉन A। यहाँ से आपका y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा। देखिए मान के चलिए कोई बॉडी है आपकी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G पे है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हुआ, ये आपका y कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप निकालते हैं।
देखिए इसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये एरियाज है, ये आपका कुल मिला के ए के बराबर हुआ। देखिए अगर कोई बॉडी है जहाँ पे कि कोई पार्ट आपका निकाल दिया गया, अगर कोई पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया, इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसमें इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखिए जो आपका x है इसकी वैल्यू होगी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो यहाँ पे है a1x1 माइनस a2x2 अपन a1 माइनस a2। y इस केस में निकलेगा, इसका एरिया a2 है, बाकी रिमेनिंग का a1 एरिया है, तो y इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपन a1 माइनस a2। मतलब कि जो पार्ट हम निकालते हैं, जो पार्ट आपका रिमूव हुआ उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करते हैं और उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई पार्ट अगर निकल गया है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला आपका होगा। एक क्वेश्चन है, एल शेप का आपका लेमिना है जिसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। इसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अभी आपको बताया था, एक आपका पार्ट ये हुआ, एक लेंथ ये हुआ। देखिए इसके जो इस प्रकार की लेंथ है वो 120 mm है, डाउनवर्ड में 40 मिलीमीटर का है, इसकी जो चौड़ाई है 10 मिलीमीटर है। इसका जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इसको हमने दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। पहला रेक्टेंगल देखिए ABCH, सेकंड पार्ट हमने HDEF, दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जो पहला पार्ट है उसका जो एरिया आएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 है, तो A1 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 120। इसमें से ये पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, 120 में माइनस 10 करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ये पार्ट अलग हमने ले लिया है। तो जो पार्ट अलग ले उसको बिल्कुल हटा दें। A1 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 120 माइनस 10। जो पहले पार्ट का एरिया है वो 1100 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका जो है, अच्छा इस केस में देखिए जो x1 है, x1 असल में इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके ये कुछ यहां से जाएंगे। x1 की वैल्यू यहाँ पे 5 मिलीमीटर होगी, क्योंकि ये कुछ आपका यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट है वो कुछ यहाँ से जाएगा। इसका जो x1 की डिस्टेंस होगी वो 5 मिलीमीटर आएगी। y1 निकालने के लिए देखिए 10 आपका ये है, प्लस 120 माइनस 10 अपॉन 2 65। तो x1 की वैल्यू 5 मिलीमीटर, y1 की वैल्यू आपको इस प्रकार से निकालनी पड़ेगी। ये देखिए 10 ये है, क्योंकि जो हमारा x एक्सिस है वो कुछ यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे है। तो y1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 120 माइनस 10 अपॉन 2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस केस में कुछ यहाँ पे आएगा, तो y1 आपका 65, x1 आपका 5। ठीक है, ये कुछ अगर ये 55 माने तो यहाँ पे कहीं आपका आएगा इस पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, A2 है, ये अभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। A2 के पार्ट में देखिए जो A2 आपका है 40 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, 10 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, तो 40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400 मिलीमीटर स्क्वायर। x2 इस केस में 20 मिलीमीटर है, इसका कहीं हाफ 40 है तो इसका हाफ 20, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड आप मान सकते हैं। y2 विल बी इक्वल टू, देखिए इसका हाफ तो 5, इसका जो हाफ है, ठीक है, तो y2 आपका 5 होगा। A2 विल बी इक्वल टू 40 इंटू 10 इक्वल टू 4000 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, या HDEF की हम बात कर रहे हैं। x2 आपका 20 मिलीमीटर एंड y2 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, तो सेंट्रॉइड आपका पता है a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, a1 आपने निकाला था 1100, x1 5 प्लस a2 400, x2 20, a1 है 1100, a2 है 400। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ आप लोग कैलसी लेके जरूर जाइए, एग्जाम में कैलसी ऐसे एग्जाम्स में अलाउ होता है।
तो जब आप ये करेंगे कैलसी के सहायता से तो आपको आ जाएगा। आप चाहे तो इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। 5500 प्लस 8000 अपॉन 5500, ठीक है। ये आपका सेंट्रॉयड आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेंट्रॉयड का a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू थी 1100, y1 65, a2 है आपका 400, y2 की वैल्यू हमने 5 निकाली थी। a1 a2 को आपको एरियाज को ऐड कर देना है, तो y कोऑर्डिनेट्स आपका आएंगे 45 49 मिलीमीटर, ठीक है। ये एक आपका आई सेक्शन लेमिना है जिसमें कि आपको सेंट्रॉयड निकालना है। इसकी जो चौड़ाई है 20 मिलीमीटर, लेंथ इसकी 120, ठीक है। इसका देखिए एरिया 120 इंटू 20 2400 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये पार्ट देखिए आपका, इसकी लेंथ है 160, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसकी लेंथ है 160, विड्थ है 20, इसका एरिया आ गया 200 मिलीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपका ये देखिए, इसकी लेंथ है 200, चौड़ाई है 20, तो 20 इंटू 200 4000 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ओवरऑल आई सेक्शन। फर्स्ट केस में देखिए एरिया आपका आया था 2400, 20 प्लस 160 प्लस 20 अपॉन 2 190, a इंटू वाई 456,000, 3200 जब आए तो y की वैल्यू आएगी 20 प्लस 160 अपॉन 2 100, ए वाई आपका 33,20,000 आया। थर्ड केस में जब एरिया आपका आया था 4000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपके मिलीमीटर स्क्वायर्स में है, तो आपका a इंटू वाई आया 40,000, तो समेशन ऑफ ए वाई आ गया 816,000। तो सेंट्रॉयड आपका निकलता है समेशन ऑफ ए, ये वाई के रिस्पेक्ट में निकलेगा, a इंटू वाई अपॉन टोटल एरिया 8,16,000 आपका समेशन ऑफ ए वाई आया था। एरिया है 9600, तो जो वाई कोऑर्डिनेट्स आएगा ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो 85 मिलीमीटर आएगा। तो आई सेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट्स आया वो 85 मिलीमीटर आता है। एक हमारा है लेमिना टी सेक्शन। टी सेक्शन में देखिए इसकी लेंथ है 40, ये विड्थ है 10। इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाई एक्सिस वर्टिकली ही मूवमेंट करेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम सीधे सीधे वाई आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पता है a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, ये आप कह सकते हैं 10 इंटू 80, ये आपका एरिया आया। y1 देखिए ये आपका 80 है, इसका जो बीच का पोर्शन आएगा वो 40 आया। a2 y2 इस केस में 40 इंटू 10, 40 इंटू 10, और इसकी जो डिस्टेंस लेनी है वो यहां से लेनी पड़ेगी, तो 40 इंटू 10 इंटू 85 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, तो जो आपका आंसर आएगा y के केस में a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करते हैं। प्लस 40 इंटू 10 इंटू 85 अपॉन 10 इंटू प्लस 40 इंटू 10, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 55 मिलीमीटर। इसके
क्वेश्चंस आप इसी प्रकार से आगे लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।